Good afternoon to you all. Thank you for coming for the live class. और ये जो क्लास है ये क्लास आपको फॉरेक्स के बहुत सारे फंडे क्लियर करेगी। कहने को तो हम आज क्लास ले रहे हैं फॉरेक्स अकाउंट की, लेकिन जब मेरी क्लास जब भी होती है तो मैं पीपीटी रीडिंग नहीं करता। इसका मतलब ये है कि अगर मैं कोई चर्चा करता हूं उससे लिंक्ड कोई बात नज़र आती है या लिंक्ड होती है तो उसको मैं देन एंड देयर क्लैरिफाई करने की कोशिश करता हूं। और इसीलिए आप लोग मेरे शायद वीडियो पसंद भी करते हैं, क्योंकि पीपीटी रीडिंग या बुक का कंटेंट या नोट्स आपको सिर्फ एक बहुत सीमित चीज़ें बताता है जिसको आपको लर्न करनी पड़ती हैं। और अगर मैं वहीं पे कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं तो आपको लर्न नहीं करनी पड़ती। फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट जिसका अच्छा होता है उसके लिए कोई भी एग्जाम इजी होता है। ये जो क्लास है इस क्लास में जेआईबी, सीआईबी और प्रमोशंस के लिए लगभग 10 मार्क्स 10 मार्क्स तक के क्वेश्चंस आपको डिफरेंट जगह पर मिल सकते हैं। अगर मैं जेआईबी की बात करूं तो इस क्लास से ऑलमोस्ट 1 या 2 मार्क्स का सॉलिड क्वेश्चन जरूर आता है। और सीआईबी की बात करूं तो सीआईबी में अगर थ्योरी सिंपल आती है तो 2-3 मार्क्स की आती है। उसके अलावा अगर केस स्टडी आ जाए और वो केस स्टडी कुछ इस तरह की आती है कि एक यंग आईटी प्रोफेशनल है, उसका जॉब यूएसए में लगा हुआ है और यूएसए में उसकी सैलरी आती है, वो सैलरी यहाँ ट्रांसफ़र करना चाहता है, वो करेंसी फॉरेन में रखना चाहता है, उसकी मैरिज एक ऑस्ट्रेलियन गर्ल से हो गई है, वो जिसके फोरफादर कभी इंडिया में रहते थे या नहीं रहते थे, क्या वो उसके साथ जॉइंट अकाउंट खोल पाएगा? अगर जॉइंट अकाउंट खोल पाएगा तो कौन कौन से ट्रांजैक्शन करेगा, क्या उसकी लिमिटेशंस होंगी? तो इन्हीं सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग यहाँ कवर करने वाले हैं। तो आप लोग क्लास में बने रहेंगे और ये क्लास आपको इतनी जानकारी बहुत अच्छी तरह से दे दी। चलो आइए शुरू करते हैं क्लास के सबसे बेसिक पॉइंट पे। फॉरेन करेंसी, फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज करने के लिए हमें कोई ना कोई अकाउंट की ज़रूरत होती है, और वो जो अकाउंट है वो अकाउंट हमको कौन कौन से होते हैं, कैसे वो ऑपरेट होते हैं, कौन एलिजिबल होता है, वो सारे डिस्क्रिप्शंस आज हम आपको क्लियर कर देंगे। अगर मैं करेंसी की बात करूं तो आप जैसा कि स्क्रीन में देख पा रहे हैं हमारी पूरे वर्ल्ड में कुछ ऐसी करेंसी हैं जो सिंबलाइज्ड हैं। सिंबलाइज्ड का मतलब जिसके सिंबल जो है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। जैसे कि सबसे पहला वाला सिंबल है डॉलर का, सेकंड जो है हमारा येन का है, थर्ड हमारा स्टर्लिंग पॉन्ड या जिसको हम ग्रेट ब्रिटेन पॉन्ड भी बोलते हैं, फोर्थ हमारा यूरो का है, और फिफ्थ हमारी इंडियन करेंसी है जो कि रुपीज है। ठीक है, तो ये 5 सिंबलाइज करेंसीज हैं जो हम लोग सिंबल के तौर पे यूज करते हैं। बाकी बहुत सारी करेंसी हैं जैसे कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, दिनार, दिरहम और स्विस फ्रैंक है, न्यूजीलैंड का डॉलर है, रुपीज है, बांग्लादेश का रुपी है, श्रीलंका है, नेपाल है। इस तरह से बहुत सारी करेंसीज हमारे वहाँ चलती हैं। और जैसा कि आपको मालूम हो कि यूरोपियन कंट्री में जो करेंसी है वो अधिकतर यूरो हो गई है। ब्रिटेन उससे पहले से अलग था इस मामले में, अभी जो है वहाँ पे सोशल उसमें भी पॉलिटिक्स में भी अलग हो गया है। वो उसने अपने आप को एक सोवरेन रखा है क्योंकि उसकी अपनी एक पहचान थी, उसने उसको पहचान को खोया नहीं। तो चलो आगे बढ़ते हैं फॉरेक्स अकाउंट। तो जैसे फॉरेक्स अकाउंट का मन में सवाल आता है तो देखिए, अगर हम कोर्स के अकॉर्डिंग बात करें तो इतने अकाउंट्स जो कि आपके स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, NRO, NRE, FCNR, RFC, RFCD, EEFC, DDA, OFC, और इसी के साथ यहाँ पे हमारा एक अकाउंट और है SNRR और नॉस्ट्रो, वॉस्ट्रो और लोरो अकाउंट। तो हमारे फॉरेन करेंसी डीलिंग में ये मेन अकाउंट्स हैं। इन्हीं अकाउंट से सारा कुछ हमारा ट्रांजैक्शंस होता है और इन्हीं के फीचर्स हमको जानने जरूरी है। मैंने इन सारे अकाउंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है और वो 3 कैटेगरी होती हैं। एक पहली कैटेगरी है इंडिविजुअल्स, यानी जितने लोग इंडिविजुअल्स हैं उनको जो अकाउंट्स खोलना पड़ता है जिसमें वो अपने पर्सनल लेन देन वगैरह करते हैं, उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल लेवल के अकाउंट्स। सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड में आता है बिजनेस पर्पज अकाउंट, जिसमें कि हम लोग अपने किसी भी तरह के फॉरेन करेंसी से रिलेटेड या
कोई फॉरेनर इंडिया में आके बिजनेस कर रहा है, उसके अकाउंट से रिलेटेड अकाउंट्स होते हैं। और थर्ड कैटेगरी हमारी होती है जिसमें बैंक्स आपस में फॉरेन करेंसी के एक्सचेंज की क्लियरिंग सिस्टम चलाते हैं, जैसा कि आरबीआई में हमारे वहां आरबीआई के अकाउंट्स होते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसको आप स्क्रीन पे देखिए, चार्ट में मैंने समझा रखा है कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं, इंडिविजुअल्स के कौन कौन से अकाउंट होते हैं, और बिजनेस के कौन कौन से अकाउंट होते हैं, और बैंक्स के कौन कौन से अकाउंट होते हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं और आप लोग आंसर करें कि इन आउट ऑफ दीज इन अकाउंट्स में कौन कौन से अकाउंट, इन अकाउंट्स में कौन कौन से अकाउंट आपके इंडिविजुअल्स लेवल पे खोले जाते हैं, तो देखिए चार्ट की बात करते हैं। तो मैंने इसको चार्ट के फॉर्म में दिया हुआ है, सामने स्क्रीन पे देख लीजिए। इंडिविजुअल अकाउंट्स हैं हमारे NRO, NRE, FCNR, RFC और RFCD। अभी आपको बुक नहीं खोलनी है, जब मैं बुक बोलूंगा तब खोलनी है। अगला है हमारा बिजनेस के अकाउंट्स हैं EEFC, DDA, OFC और SNRR। नेक्स्ट अकाउंट है हमारे नॉस्ट्रो, वॉस्ट्रो और लोरो। इतना अगर आपको ये क्लियर हो गया है तो आपके लिए टॉपिक बहुत ही आसान बनने वाला है, और इस टॉपिक के सारे फीचर बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इन अकाउंट्स को स्टडी करने के लिए कौन सी वो दो बातें हैं जो आपने अगर समझ ली तो आप इन अकाउंट्स के फीचर को भी आसानी से समझ लेंगे। ठीक है, और वो बात करते हैं हम लोग, वो जो दो बातें हैं, उन दो बातों का हमारा जो कहना है वो कहना ये है कि रेजिडेंट इंडियन कौन होता है। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले बोल रहे हैं कि एनी इंडियन, कोई भी इंडियन, अगर वो इंडियन है तो उसके दो स्टेटस होते हैं। पहला होता है रेजिडेंट और दूसरा होता है नॉन रेजिडेंट। दो स्टेटस होते हैं, और रेजिडेंट को हम लोग अगर हम शॉर्ट में कहें तो रेजिडेंट इंडियन यानी RI, और नॉन रेजिडेंट को हम लोग NRI यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन बोलते हैं, NRI। तो यहां पे क्लियर हो गया आपको NRI क्यों बोलते हैं। देखिए NRI जो है इंडियन। और अगर हम इस टॉपिक की बात कर रहे हैं तो इस टॉपिक में पढ़ने के लिए NRI के पैरेलल एक और है PIO। PIO का मतलब होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। PIO का मतलब है उसकी रूट्स, यानी उसके फादर या फोर फादर कभी ना कभी इंडियन थे, अब वो सेटल कहीं हो गए, तो उनको भी हम लोग क्या है वो बेनिफिट्स देते हैं एट पार NRI। ठीक है, अब मेरा सवाल ये है कि ये NRI कौन होते हैं। कुछ बच्चों को मालूम होगा, जिनको नहीं मालूम है वो ध्यान से सुनिए। NRI वो होते हैं जो इंडिया में नहीं रह रहे हैं। रह रहे नहीं रह रहे हैं। कब? फॉर कॉन्टिन्यूअस मोर देन 182 डेज। अब ये जो कॉन्टिन्यूअस है, यहां थोड़ा सा जो है डाउट रहता है। कॉन्टिन्यूअस से मतलब ये है कि इन 1 ईयर, इन 1 ईयर, और ये 1 ईयर जो है प्लस प्लस करके भी हो सकता है। सपोज कीजिए 60, 30, 40, 60। अगर हम इनको ऐड कर लेते हैं तो ये बनता है 170 डेज। तो ये भी लोग NRI की कैटेगरी में आते हैं, यानी जो लोग 182 डेज से ज्यादा इंडिया में नहीं रह रहे हैं वो सारे लोग NRI स्टेटस में आते हैं। और ये जो NRI का स्टेटस है किस एक्ट में डिफाइंड है? इनकम टैक्स एक्ट में। क्यों है ऐसा?
क्योंकि एनआरआई को जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो इनकम टैक्स के ही बेनिफिट्स मिलते हैं। इसलिए इनकम टैक्स एक्ट में ही 1961 का जो एक्ट है उसी में एनआरआई को डिफाइन किया हुआ है, जो मैंने डेफिनेशन अभी आपको बताई। अब यहां पे एक बात और निकल के आती है, नॉट लिविंग इन इंडिया। जो हम बात कर रहे थे, हम कह रहे थे नॉट लिविंग इन इंडिया, इन इंडिया। अगर हम कह रहे हैं नॉट लिविंग इन इंडिया, तो कहीं जहन्नुम में भी रह रहा हो, स्वर्ग में रह रहा हो, नरक में रह रहा हो, जिंदा हो, 182 डेज से ज्यादा हो, चाहे स्पेस पे गया, पनडुब्बी में नीचे हो, सी में ऐसी जगह आइलैंड चला गया जिसमें किसी कंट्री का जो है कंट्रोल नहीं है, अंटार्कटिका में चला गया, ऐसे सारे लोग एनआरआई का स्टेटस पा लेते हैं। ठीक है। अब बात आई स्टूडेंट्स है, मरीज है, तो वो एनआरआई का स्टेटस लेके क्या करेगा? हमारी डेफिनेशन से एनआरआई हो गया, लेकिन उसको एनआरआई का बेनिफिट कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वहां खर्चा करने गया है, कमाने नहीं गया है। अगर वो कमा कर लाएगा तो डेफिनेटली वो एनआरआई के बेनिफिट्स लेगा। इसका मतलब ये हुआ एम्प्लॉयमेंट, चाहे वो टेम्परेरी हो चाहे वो परमानेंट हो। जैसे कुछ स्टूडेंट्स जाते हैं, वो स्टूडेंट्स वहां पे पार्ट टाइम काम करते हैं, तो वो भी अपने आप को एनआरआई स्टेटस पे ले आते हैं और उससे उनको इनकम टैक्स का बेनिफिट होता है। ये जो इनकम टैक्स का बेनिफिट है, ये हमारे एक टर्म होता है डीटीईए। अगर आपने सुना हो डीटीएए, इसका मतलब है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। हमारी कंट्री ने बहुत सारी कंट्री के साथ में डबल टैक्स ना लगने का एग्रीमेंट किया हुआ है। इस डबल टैक्स ना लगने के एग्रीमेंट का मतलब ये है कि हम जिस कंट्री में जा रहे हैं वहां पे जो हम एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, उस एम्प्लॉयमेंट में जो हम अर्निंग कर रहे हैं, वो अर्निंग वहां पर उस कंट्री में टैक्सेबल होती है, तो वहां पर भी टैक्स हो गया। और वो इंडिया में आके वो अर्निंग इंडिया आ जाए तो उस पर भी टैक्स हो गया। सपोज कीजिए किसी ने जो है 1 लाख रुपए कमाए किसी देश में जाके, वहां की गवर्नमेंट ने 20% टैक्स ले लिया, आपके कितने हो गए 80,000। आपकी गवर्नमेंट ने 20% ले लिया तो वो हो गए 66,000 हो गए, 64,000 हो गए। ठीक है। तो आप बताइए कि 1 लाख कमा रहा है, उसको मिल रहे हैं 64,000, तो क्या वो वहां रहना पसंद करेगा? उससे कहेगा इससे अच्छा तो मैं इंडिया में 50,000 रुपए ले लूं और कम से कम मैं घर में तो रहूंगा। तो इस जो सेकंड वाला जो टैक्स था 20% वाला, इस टैक्स को हटाने के लिए ही डीटीएए होता है, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट होता है। बहुत सारी कंट्री के साथ हम लोग डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट में होते हैं। ठीक हो गया? ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो एनआरआई कौन है, एनआरआई को टैक्स बेनिफिट कैसे मिलता है और कौन से एक्ट में इसकी बात कही है, ये ठीक है। अब अगर हम बात करें कि टैक्स का बेनिफिट क्या है, एक टैक्स का बेनिफिट तो हमने बोल दिया कि भैया उसको टैक्स नहीं लगता है एनआरआई की इनकम पर। दूसरा एक वर्ड आता है टीडीएस। देखो टीडीएस और टैक्स में क्या फर्क है? टीडीएस का मतलब है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी आपकी इनकम पर कुछ डिडक्शन कर लिया, सोर्स पर ही कर लिया, लेकिन जरूरी नहीं कि वो आपका टैक्स लग गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो उस रिटर्न को फाइल करते समय अगर आपकी इनकम टैक्स एलिजिबिलिटी नहीं हो रही है तो आप अपने उस टैक्स से बच सकते हैं, यानी उस टैक्स का रिफंड ले सकते हैं। ठीक हो गया? क्लियर हो गया? चलो और आगे बढ़ते हैं। अगर मैं सवाल पूछूं क्या इनके डिपॉजिट पर टीडीएस लगता है? बिल्कुल लगता है। जो एनआरओ अकाउंट पर इंटरेस्ट अर्न होता है उस पर 30% टीडीएस लगता है। कई बार ये क्वेश्चंस पूछा जा चुका है कई एग्जाम्स में। नॉर्मल आपने देखा होगा रेट क्या होता है? 10%। अगर पेन नंबर नहीं प्रोवाइड हो रहा है तो क्या होता है? 20%। और तो एक कंडीशन ये हो गई, दूसरी ये हो गई और तीसरी ये कंडीशन।
तो ये बात भी आपकी बिल्कुल बहुत क्लियर हो गई। चलिए वापस ऊपर चलते हैं। तो हमें ये क्लियर हो गया कौन एनआरआई है। अगर हमें ये क्लियर हो गया कौन एनआरआई है तो हम इन अकाउंट्सों की बात शुरू करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो एक एस्पेक्ट मैंने बताया, पहला एस्पेक्ट है हमारे इन अकाउंट्स को खोलने या चेक करने का कि उसका एनआरआई स्टेटस, एनआरआई या पीआईओ, ठीक है, ये स्टेटस क्या है। दूसरी बात होती है कि करेंसी, यानी जो वो अकाउंट खोल रहा है वो अकाउंट किस करेंसी में खोल रहा है। दो एस्पेक्ट अगर आपको क्लियर है तो इन्हीं दो एस्पेक्ट से आप इस पूरे चार्ट को बहुत इजीली समझ सकते हैं। वो दो एस्पेक्ट जिनकी हम बात कर रहे हैं, उस एस्पेक्ट में सबसे पहले हम रेजिडेंस स्टेटस की बात करते हैं। अगर हम रेजिडेंट स्टेटस की बात करते हैं तो देखिए कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो हमें ये बताते हैं उनका स्टेटस। देखिए एनआर, 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 इतनी जगह एनआर आया, इसका मतलब क्लियर है कि ये अकाउंट केवल एनआरआई ही खोल सकता है। पहचान। अब बात करें कि एनआरआई के अलावा कौन हुआ, रेजिडेंट। तो रेजिडेंट की अगर हम बात करें तो रेजिडेंट ये है, रेजिडेंट ये है, और ये लोग भी रेजिडेंट स्टेटस वाले हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन से अकाउंट एनआरआई खोलता है और कौन से अकाउंट रेजिडेंट इंडियन खोलता है। क्लियर हो गए। ये अकाउंट तो सिर्फ बैंकों की बात कर रहे हैं, तो इस अकाउंट्स में अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम दो कैटेगरी को लेकर चल रहे हैं, और दो कैटेगरी में भी हमने अभी आपको क्लियर किया कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट स्टेटस के कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं। ये आपको क्लियर होगा, यानी हमारा पहला पॉइंट यहां पर क्लियर होता है। अब हम बात करते हैं करेंसी की। अगर हम करेंसी की बात करते हैं तो करेंसी में अभी हमने आपको बताया था कि करेंसी जो सिंबलाइज करेंसी है उसके अलावा कुछ और करेंसी है, तो इस करेंसी को छोड़ देंगे हम क्योंकि ये रुपीज है। अदरवाइज जो ये चार करेंसी दी हैं, ये चारों करेंसी हमारे लिए फॉरेन करेंसी है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलियन डॉलर, दिनार, दिरहम, अदर रुपीज जो हैं हमारे बांग्लादेश के, नेपाल के, और ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर, सिंगापुरियन डॉलर, ये सारे जो डॉलर्स हैं वो सब हमारे लिए फॉरेन करेंसी है। इसके लिए आरबीआई टाइम टू टाइम पर सर्कुलर देता है कि कौन कौन सी करेंसीज में हम लोग अकाउंट्स खोल सकते हैं, कौन सी में नहीं खोल सकते हैं, किनको बैन किया हुआ है, किनको नहीं किया जाता है। और यहाँ तक कि जो नेपाल और भूटान है उसमें करेंसी डीलिंग में फॉरेन करेंसी के एक्सचेंज का मामला नहीं आता। क्यों? क्योंकि उनकी करेंसी और इंडिया की करेंसी आपस में स्वैपिंग जो है ऑटोमेटिकली रूट से अलाउड है, उसके लिए कोई फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत नहीं होती है। क्लियर हो गया। तो जब हमने बोला फॉरेन करेंसी तो हमें ये जानना पड़ेगा कि ये जो अकाउंट्स हैं हमारे कौन कौन सी करेंसी में खुलते हैं। तो देखिए जहां पर भी एफसी लिखा हुआ है, एफसी मतलब फॉरेन करेंसी, एफसी का मतलब है फॉरेन करेंसी। जहां जहां भी फॉरेन करेंसी लिखा हुआ है वो एफसी लिखा हुआ है, तो वो फॉरेन करेंसी में खुलते हैं। अभी हम क्या करेंगे, आगे जितना भी टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा हम पूरे टॉपिक में करेंसी को डॉलर के रूप, फॉरेन करेंसी को डॉलर सिंबलाइज करेंगे। आप उसका मतलब फॉरेन करेंसी समझिएगा। तो अगर हम बात करें फॉरेन करेंसी की, तो फॉरेन करेंसी देखिए जहां जहां क्लियरली लिखी हुई है, एक तो यहां लिखी है, एक यहां लिखी है, देखो एक यहां लिखी है, दिख रही है आपको, एक यहां लिखी है और एक यहां लिखी है। इतनी जगह हमको फॉरेन करेंसी लिखी हुई दिख गई। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है कि ये अकाउंट फॉरेन करेंसी में बैलेंस मेंटेन करते हैं। इंक्लूडिंग एक और है जिसमें एफसी तो नहीं लिखा है, लेकिन एक ऐसा वर्ड लिखा हुआ है डी, डी फॉर डायमंड,
और अगला डी है डॉलर, डायमंड डॉलर अकाउंट जिसका नाम यहां पर है। तो डी मीन्स डॉलर मीन्स फॉरेन करेंसी। तो आप देखिए कि ये अकाउंट जहां जहां मैं डॉलर बना रहा हूं वो अकाउंट्स हमारे जो है फॉरेन करेंसी में बैलेंस मेंटेन करते हैं। क्लियर हो गया? अब बात आई वो अकाउंट जो हमारे रुपीज में बैलेंस मेंटेन करते हैं, वो अकाउंट जो हमारे रुपीज में बैलेंस मेंटेन करते हैं वो कौन कौन से हैं? रुपीज वाला एक ये अकाउंट है, एक ये अकाउंट है और एक ये अकाउंट है। इतना समझने के बाद आपको डॉलर यानी करेंसी का लॉजिक, इंडियन या रेजिडेंट इंडियन या एनआरआई या पीआईओ, एनआरआई इक्वल टू पीआईओ और एनआरआई के एक ही रूल लगते हैं। ठीक है, ये इतना आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा।